प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी, पीटीआई की हिमायत याफ्ता राजा नासिर अब्बास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर, सेक्रेटरी सेनेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अलामा राजा नासिर अब्बास का सख्त मौक़िफ़, सियासी बहरान का वाहिद हल इमरान खान की रिहाई करार। क्या ये बयानिया सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ाएगा? वोट की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ 18 साल से जायद करने पर आईनी तरमीम की और इसके ऊपर चहमगोइयाँ, माशी महाज पर वज़ीर ख़जाना के दावे, ज़र मुबादला ज़खायर, महंगाई, शरह सूद और करंट अकाउंट में बेहतरी का दावा, निजकारी और टैक्स नेट बढ़ाने के इशारे मगर सवालात बरकरार। दूसरी जानिब IMF की रिपोर्ट, पाकिस्तान की माशी शरह नमू के तखमीने में कमी, GDP ग्रोथ हुकूमती दावों से कम, मुल्की मईशत की तल्ख तस्वीर देखें तो घरेलू माशी सर्वे में हकीकी आमदन में 8.4% कमी का इंकशाफ, शहरी और देही अदम मसावात, गुर्बत और ग़िज़ाई अखराजात में कमी, आदाद शुमार के तजादात ने पॉलिसी साजी पर सवालात खड़े कर दिए। 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद, लोकल गवर्नमेंट को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम और तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। कौमी असम्बली में गुल प्लाजा सानहे पर हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे पर बरस पड़े। अब्दुल कादिर पटेल का गैर कानूनी तामीरात और सियासी जिम्मेदारियों पर सख्त रद्द अमल, बल्दिया टाउन सानहे का हवाला, माजी की कोताहियों पर तनकीद। फारूक सत्तार ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी को कौमी सानहा करार देने का मुतालबा कर दिया। फायर सेफ्टी, आबादी वसाइल की कमी और इंतजामी नाकामियों की निशानदही, क्या कराची के मसाइल सियासत से बालातर हो सकेंगे? रावलपिंडी में ट्रैफिक वार्डन्स का एहतजाजी इकदाम, CTO के रोजाना लाजमी चालान के अहदाफ को चैलेंज कर दिया। कानूनी नोटिस, शो कॉज नोटिस और हाई कोर्ट जाने की धमकी, क्या ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त या महज रेवेन्यू पॉलिसी? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत के लिए इस वक्त स्विट्ज़रलैंड जो है वो पहुँच गए हैं। अब वहाँ पर इक़्तिसादी फ़ोरम है, इकनॉमिक फ़ोरम है, ज़ाहिर है वो तकरीर करेंगे, मईशत के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान की मईशत भी ज़ेर बहस आएगी। क्या तकरीर करेंगे? गुड क्वेश्चन। ये तकरीर ये करेंगे, मेरे सामने ये 92 का अखबार पड़ा हुआ है, इसकी हेडलाइन है कि मईशत इस्तेहकाम मईशत के बाद पायदार तरक्की की जानिब गामज़न। ये तकरीर करेंगे और ये कल भी उन्होंने कहा, ये आज भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका हुआ है और ये रोज़ ही वो कहते हैं। और वहाँ जाके भी ऑफ कोर्स जो है दुनिया भर में, हालांकि हम इस वक्त वी आर द वर्स्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन दी वर्ल्ड। हम हर कैटेगरी में जो भी HDI की डेवलपमेंट की इंडेक्स जो होती है उसके, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन की सेहत हो, हम हर पैमाने में आखिरी 2-3 कैटेगरीज में आते हैं। और हमारा मुकाबला अब इराक, शाम और अफ़गानिस्तान है, 3 मुल्क जो हमारे बाद आते हैं और ये तीनों जंग ज़दा हैं। हमारे यहाँ कहने को वो जंग नहीं है मगर हम जंगी सूरत हाल में ही हैं। तो इससे पहले एहसन इकबाल साहब गए हुए हैं, वो वहाँ से लिख के ख़त तार भेज देते हैं ट्वीट X के ज़रिए कि जी मलका जो स्पेन की हैं वो बड़ी मुतासिर हो गई हैं हमारे उड़ान प्रोग्राम से। तो ये भी यहाँ पे फ़ाका कशी है, मगर एक पूरी टीम और जहाज़ के साथ स्विट्ज़रलैंड में प्राइम मिनिस्टर चले गए हैं और ज़्यादातर वो बाहर ही रहते हैं। उसका कोई नतीजा हमारे फॉरेन अफेयर्स में या इकनॉमिक उसके अंदर तो नहीं नज़र आता। मगर बड़ा फिर भी मैं भी ये सोचता हूँ कि इनके जो स्पीच राइटर है उसकी बड़ी मुश्किल नौकरी होगी कि क्या हमें भी वो बता दें जो इकनॉमिक मॉडल वहाँ पर जाके जो पेश करेंगे। मेरे सामने ये आज की खबरें पड़ी हुई हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही का 43% जो है ना आपकी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कम हो गई है। ये पहले साल के फाइनेंशियल 6 महीने में जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक जो है ये तकरीबन 43% कम हो गई है। ये 1.4 बिलियन से 808 मिलियन पे रह गई है और इसके अंदर भी 75% का करीब सिर्फ चाइना की ही है।
तो बाकी जो है ना किसी दुनिया से, और ख़ुद औरंगज़ेब साहब फरमाते रहते हैं कि बिल्कुल यहाँ से लोग जा रहे हैं, लोकल भी कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा और बाहर के लोग भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। साथ में जो हमारा ट्रेड गैप है, तजारती खसारा 34% बढ़ गया है, एक्सपोर्ट्स हमारी 8% नीचे चली गई हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी अब जो है पिछले साल सरप्लस में था, अब वो भी $1.2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। और इंडस्ट्री की वो कल परसों ही पूरा हफ्ता खबरें चलती रही क्योंकि 550 के करीब फैक्ट्रियां बंद हैं, और एग्रीकल्चर का किसान की जो है पिछले 50 साल 60 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं कि 13% पाँचों पिछले साल की जो फिगर्स थे वो क्रॉप्स जो है ना वो तनज़ली का शिकार हैं। और ये हफीज़ पाशा साहब का भी आर्टिकल मेरे सामने पड़ा हुआ है कि हकीकी आमदन जो है, वेजेस हैं जो वो पिछले 6 साल में हाउस होल्ड सर्वे की के मुताबिक जो है, गवर्नमेंट का अपना सर्वे है, 8.4% जो है कमी आ गई है। तो ये किसी लिहाज से भी आप देख लें तो आपको कोई भी इकनॉमिक, चाहे वो इंडस्ट्री का फिगर हो, चाहे वो ज़राअत का फिगर हो, चाहे आपके जो है ट्रेड के फिगर्स हों, एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हों, बेरोज़गारी के, गुर्बत के, कोई भी अच्छी खबर दूर दूर तक नहीं आ रही। रमज़ान का अब महीने बाद शुरू होने वाली है और लोगों का जो बुरा हाल है। मेरा आपके गेस्ट आ गए हैं तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा। जी, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी आमिर साहब। जी ज़ुबैर, आपसे मैं जो है पॉलिटिक्स पे भी बात करूंगा, कराची में भी ऑफ कोर्स आग के ऊपर बात होगी, मगर मैं पहले, क्योंकि आप मईशत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ये मैं पढ़ रहा था हेडलाइन आज की कि इस्तेहकाम मईशत के बाद पायदार तरक्की की तरफ जो है कौम गामजन हो चुकी है। ये वज़ीर-ए-आज़म ये बयान दे के स्विट्ज़रलैंड पूरी टीम के साथ फैन फिर के साथ पहुँच गए हैं, तो वाकई ये तरक्की का सफ़र इस्तेहकाम हो चुका है। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म कल बयानी का मुजाहरा कर रहे हैं और उनको ये पता है कि पाकिस्तान में जो अवाम है 25 करोड़, उनको भी ये एहसास है कि मईशत जो है उसकी बहुत बुरी हालत है। अभी मैं सुन रहा था आपको कि मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को बताया भी नहीं गया कि खुद हुकूमत के आदाद शुमार जो है हाउस होल्ड सर्वे मिसाल के तौर पर जो आया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि पिछले 4 साल में जो है लोगों की हालत ख़राब हुई है, कितनी हद तक ख़राब हुई है, और हर तबके की हुई है, चाहे वो अर्बन मिडिल क्लास है, चाहे वो रूरल एरियाज़ में पाकिस्तानी हमारे भाई बहन रह रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दी टॉप 20%। सो वो जो अशराफी है उसको, सो टॉप 20% को भी अगर काउंट भी कर लिया जाए टॉप 20%, तो 20 करोड़ आवाम की हालत ख़राब हुई है और 23% तकरीबन खराब हुई है अगर एक स्टैंडर्ड दें। तो आप खुद तो उससे, और गांव में सबसे खतरनाक बात है कि पहले बताया जाता था कि गांव में लोगों को फिर भी कोई चारा और खाना वगैरह फसल से उठा के जो है किसी के भी सब्जियां वगैरह मिल जाती थी। 25% जो ग़िज़ा की किल्लत है वो देहात में है, और 3 महीने में 3 अंडे मैसर है एक शख्स को, और 1 छटाक बोटी, 50 ग्राम बीफ और 150 ग्राम मटन और 300 ग्राम 4 छटाक के करीब जो है ना वो चिकन मैसर है। प्लीज़ जारी रखिएगा। जी, वो बेसिकली उसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है गोश्त, इसका मतलब वो खाते नहीं है, वो तो एवरेज है, एक छटाक एवरेज है, क्योंकि कुछ जाहिर सी बात है उसमें जो मिडिल क्लास है फॉर एग्जांपल वो ज्यादा खाती है, लोअर मिडिल क्लास ऑलमोस्ट कुछ नहीं खाती और गरीब तो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो कहने का मतलब ये है कि हर जो वो कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन बेसिक फूड का, फूड इनसिक्योरिटी है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। मतलब कितनी खतरनाक बात है। सो अगर आप ये देखें कि अगर ये ट्रेंड, ये रुझान जो है जो कि लेस कंजम्पशन का, ये तो नहीं कि लोगों का दिल नहीं करता खाने का, उनके पास एबिलिटी टू बाय दैट फूड इज नॉट देयर एनी मोर, या बहुत कम हो गई है। सो दालों का भी कंजम्पशन कम हुआ है, चावल का भी कम हुआ है, चीनी का भी, हर चीज का, अशिया का कंजम्पशन। अंडों का आपने एग्जांपल दी कि वो महीने में 3 अंडे खा सकते हैं, यानी कि आप इंतहा है मुल्क में कि अंडा तो बहुत ही बेसिक सी चीज है और सस्ती चीज है। तो कहने का मतलब ये कि अगर इसके ओवरऑल एक चीज जो इसके अंदर एलिमेंट है कि प्रोटीन्स जो हैं
वो आवाम को, गुरबा को, ख़ास तौर पे गरीब आवाम को बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो स्टेपल फूड जो कार्बोहाइड्रेट जिससे कि शुगर होती है और बीमारियां बढ़ती है, जो ग़िज़ा है वो अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा मौजूद नहीं है। प्रोटीन जो कि बच्चों की ख़ास तौर पे स्टंटेड ग्रोथ हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है, वो ग़िज़ा एक तो किल्लत है, दूसरा उसके अंदर क्वालिटी ग़िज़ा नहीं है। सबसे जो खतरनाक बात होती है ना आमिर, जो देखने की होती है, वो ट्रेंड्स होते हैं कि अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है, बेशक थोड़ी आए, बट एटलीस्ट आई एंड यू एंड एवरीवन कैन टेक सेटिस्फेक्शन कि जी चले इम्प्रूव होना तो शुरू हो गया। लेकिन जब आपका डिक्लाइन हो रहा हो और वो फिर हर तरह, हर इंडिकेटर में नजर आता है, जिस तरह हम बार बार बात करते हैं कि जी जिस तरह हम कंपेयर करते हैं दूसरे ममालिक के साथ जो हमारे अपने खत्ते में है, और साउथ एशिया का मैं जो देख रहा था पर कैपिटा इनकम का, कि मालदीव्स ले लें आप, भूटान ले लें आप, श्रीलंका ले लें आप, बांग्लादेश ले लें आप, इंडिया ले लें, इनकी सबकी पर कैपिटा इनकम, ईरान जिसका बड़ा बुरा हाल है, वहां भी हमारे यहाँ 1700 पर कैपिटा है, उनका 4000 है विद ऑल इट्स फॉल्ट्स। जी, तो अब आप वो देखें ना। अच्छा, ये फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्या ऐसे ही था पाकिस्तान हमेशा से? नहीं, ऐसा नहीं था। So Pakistan was ahead of all of these countries say in till the early 90s, और फिर आहिस्ता खराबियां शुरू हो गई। तो अगर आपने इन खराबियों का इदराक ना किया, अगर वजीर आजम की ही बातों पर चलते रहे, तो आप सोचिए कि ये वही वजीर आजम है ना जो आपको याद होगा अप्रैल 2022 में आए थे, तो उन्होंने कहा था मैं मईशत को 6 महीने में बिल्कुल बदल दूंगा। उन्होंने कहा था मैं कपड़े बेच दूंगा अगर मैं मईशत ना बदल सकूं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारी खराब हुई है मईशत, किसी स्टैंडर्ड से भी ले रहे हो खराब हुई है। नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन सिग्निफिकेंटली बढ़ गए। हुकूमत के खुद आदाद शुमार के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट इज एट ए 21 ईयर हाई। हुकूमत के, हालांकि जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं हफीज पाशा वगैरह, वो तो 22 से 24% कहते हैं। चले हुकूमत ही की बात मान ले तो 21 ईयर हाई पर है। हफीज पाशा भी यही कहते हैं कि जो आपका लेबर सर्वे है वो बड़ा, उसका सैंपल छोटा होता है। हाँ, वो जो डिजिटल सर्वे सेंसस है वो 22% जो कि बेरोजगारी बताता है, वो ज्यादा ऑथेंटिक है। जी बिल्कुल ज्यादा ऑथेंटिक है। तो किसी लिहाज से भी देख लेना कि बड़ी कंसर्निंग बात है, क्योंकि सबसे जो 2 मेजर इंडिकेटर्स है ना, जब तक वो बेहतर नहीं होंगे, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बाकी सारी। मैं आपके ज्वाइन करने से पहले यही कह रहा था कि ये एफडीआई जो है वो 43% जो है वो कम हो गई है, वो 808 मिलियन पे आ गई है, जिसमें 75% जो है वो चीन और हांगकांग का है। सो मोरलेस ना होने के बराबर है। और साथ में ज़्यादा आपने खित्ते की बात की, ज़्यादा तकलीफ होती है कि आज ही इंडिया की जो डील चल रही है यूएई के साथ, जो है वहाँ जो है MBZ जो है वहाँ गए हुए हैं, और वो $100 बिलियन से ट्रेड 200 बिलियन पे ले जा रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाइज भी यूएई के साथ हो रही हैं। वो फिर इंडिया का देख के ज़्यादा तकलीफ होती है। जी, ज़्यादा तकलीफ इसलिए होती है कि जो जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसने अगर इस रीजन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो उसके पास चॉइसेस हैं। उसके पास पाकिस्तान के अलावा इंडिया है, श्रीलंका है। प्राइम मिनिस्टर जो है जाहिर है 30-40 साल अब उनको भी हो गए हैं, 30 साल के करीब, 35 साल सियासत के अंदर। पहले उससे बिजनेसमैन रहे हुए हैं, इत्तेफाक फाउंड्री चलाते रहे हैं, सो उनको एक बिजनेस सेंस है। तो मैं जो ज़ुबैर से बहुत इंटरेस्टेड हूँ पता करने में कि ये नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो। वो इकोनॉमी समझते हैं, समझदार बिजनेसमैन रहे हुए हैं। क्या उनको गलत बताया जाता है कि ये फिगर्स हम कोट कर रहे हैं, या एक तरीकाकार बन गया है कि सियासी रेटरिक है कि आप अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहें कि जी तरक्की हो रही है, मुल्क जो है मईशत जो है वो मुस्तहकम हो गई है। तो मुझे तो लगता है कई दफ़ा कि उससे ज़ुबैर के लोगों की इंटेलिजेंस की जो है ना आप इंसल्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को ये फिगर्स आई एम श्योर पता होंगे। नहीं, ये दिस इज द ट्रेजेडी। मैं आपको ये वाकई आपको ये बता रहा हूँ, अगर मईशत तो खराब है, लेकिन उससे बड़ी ट्रेजेडी ये है द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वेदर इट इज गुड और बैड और हाउ बैड इट इज। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ
क्योंकि आप खुद देखते ना टीवी पर जब वज़रा आते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में वही प्रेजेंटेशन हो रही होती है। आप जिस तरह अता तारड़ को सुनते वो मईशत पर, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि हर शख्स को जरूरी तो नहीं है कि एक्सपर्ट बन के मईशत पर भी बात करनी। अता तारड़ रेगुलरली बात करते हैं। अब अगर 90% मैं कहूँ, कम से कम 90% ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स एक्चुअली थिंक, जो आपने अभी हमने बात की थी ना, एक फिगर मोटी थी FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 90% ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स एक्चुअली थिंक कि हमारे पास बेतहाशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब इसका क्या इलाज है? बिकॉज उनको डिफरेंस ही नहीं पता कि MOU जो साइन करते हैं वज़ीर आज़म, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो एग्रीमेंट नहीं होता, उसका जब कन्वर्ट होना होता है एग्रीमेंट में। हर मुल्क आपके साथ तैयार होता है, हर जब आप दौरे पर जाते हैं तो मिनिस्ट्रीज वर्क करती हैं अपने काउंटर पार्ट से इन UAE और ओमान और बहरीन और सऊदी अरेबिया कि जी MOU तो साइन करें ना, MOU तो साइन करें। पता नहीं कितने 200 MOU साइन कर चुके हैं पिछले 4 साल में वज़ीर आज़म। उनको ये भी नहीं याद रहा कि उसको कन्वर्ट भी करना पड़ता है, उसको फॉलो अप भी करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिकल भी बनाना पड़ता है। और जब तक आप प्रैक्टिकली एक वो है रिफाइनरी, वो सऊदी अरेबिया के साथ 3 दफा MOU साइन। जुबैर, बड़ी शॉकिंग बात आप कर रहे हैं कि 90% आप कह रहे हैं जो वुज़रा हैं वो सिर्फ ये वो इस प्रोपेगेंडे का शिकार हैं कि वाकई खुद बहुत तरक्की हो चुकी है और बहुत ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। इन्वेस्टमेंट की तो बात करते ना। अब अच्छा, ये जो 43% डिक्लाइन है, दिस इज ऑन अ वेरी लो बेस, क्योंकि लास्ट ईयर कोई ऐसा कोई जबरदस्त तो नहीं हुआ था। सो हम 2022 में गिर गई, 2023 में और गिर गई, 2024 में और गिर गई, 25 में। अभी ये दिस वी आर कंपेयरिंग विद लास्ट ईयर of January 2025 which was already very low base, because इकोनॉमिक्स में एक बड़ा आप घुमा सकते हैं ना, बहुत लो बेस है तो थोड़ा सा भी आप इंप्रूव करते तो कहते हैं कि देखिए इतने % इंप्रूव हो गई है। तो ये जो इतने लो बेस पर अगर 43% डाउन है तो आप खुद सोचें कि ओवरऑल सिचुएशन क्या होगी। बट जो हम इन्वेस्टमेंट की जो टोटल अमाउंट होती है उसको एज अ परसेंटेज ऑफ टू GDP देखते हैं तो टोटल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट 51 ईयर लो पर है, डिस्पाइट द क्रिएशन ऑफ SIFC। मतलब क्या हुआ, उसके फवाइद क्या हुआ, उसका क्या कंट्रीब्यूशन हुई, नो वन इज। एक तो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा जो मेजर फेलियर है, जो बहुत बड़ा फेलियर है, और जो मैं कहता हूँ कि अगर इकोनॉमी को मैं कहूँ ना कि दो मुझे अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करनी है ताकि मैशत, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरी एक्सपोर्ट्स, दोनों तबाह हो चुकी है। एक्सपोर्ट्स को आप देखेंगे क्या हालत है, 8% एक्सपोर्ट्स कम हो चुकी हुई है, ट्रेड गैप 34% बढ़ चुका हुआ है, इंपोर्ट्स बहुत ही अलार्मिंगली हाई हैं, अलार्मिंगली हाई है। और आप ये देखें कि एक्सपोर्ट बुनियादी चीज है। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट, जिस तरह मैं कह रहा था, इसी तरह से एक्सपोर्ट जो है ऐसी चीज है जिसका सिर्फ अपसाइड है कि जितना आप कमाएंगे। अब सारी रिलायंस हो रही है रेमिटेंसेस पर, विच इज गुड एंड बैड बोथ। भाई ठीक है, आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो सारा कंजम्पशन में कन्वर्ट होता है ना, तो वो उससे वो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज होती है, वो दैट डज नॉट गो इनटू एनी कंस्ट्रक्टिव सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। वो तो आता है और जो उनके रिश्तेदार हैं, जो हमारे भाई भेजते हैं मिडिल ईस्ट से प्राइमरीली या दूसरी जगहों से, वो उनकी फैमिलीज ने कंज्यूम करना होता है। तो ये एक्चुअली तो अगर उसको आप कह रहे हैं कि कवर कर रहा है पार्टली फॉर द फेलियर ऑफ द एक्सपोर्ट, नो, उसका बहुत नेगेटिव है। सो एक्सपोर्ट का तो सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है, वो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आती है। एंड द अदर एस्पेक्ट, चूंकि वो मैं एक टीवी प्रोग्राम में, अब आप जैसे एंकर होते हैं तो काउंटर क्वेश्चन भी पूछते हैं। अब मैं विदाउट नेमिंग दी सहाफ़ी एंड विदाउट नेमिंग दी चैनल, मैं एक बहुत ही हमारे मोतबर डॉक्टर है, इकोनॉमिस्ट, उनका प्रोग्राम देख रहा था तो वो कहते हैं कि चीजें तो बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कैसे जो हुकूमती वज़रा हैं उनको बहकाया जाता है, या वज़ीर आज़म को कह रहे इतना सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुआ है कि साल के शुरू में विच इज 2025 $4 बिलियन रिजर्व से, और अब 16 बिलियन। तो कह रहे कुछ तो हुआ है, बट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जैसे टोटली फॉल्स स्टेटमेंट के $4 बिलियन थे, मैंने ऊपर से ट्वीट लगा के भेज दिया कि 11.9 या 11.8 बिलियन थे जनवरी 2025 में।
सो आप 4 से 16 का मुवाजना कर रहे हैं, और 11 पॉइंट सम बिलियन में भी और 16 बिलियन में भी जो डिफरेंस आया है प्राइमरीली वो आया है उसकी वजह से जो IMF का थोड़ा बहुत आया है, नॉट अ रिजल्ट ऑफ हर ओन अर्निंग्स। और 16 बिलियन की भी कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो शेमफुल है कि 12.5 बिलियन तो सिर्फ हमारे दोस्त ममालिक है। रोल ओवर्स हैं इस्माइल, रोल ओवर, मैं ये कहता हूं कि उसको तो रिजर्व्स हम काउंट क्यों करते हैं? वो हमारे कैसे रिजर्व्स होके? आई मीन वी शुड नॉट इवन बी काउंटिंग। क्या 700 बिलियन जो इंडिया के हैं उसमें कोई फॉरेन कंट्रीज के पैसे पड़े हुए? नो। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की तो जब हम बात करनी चाहिए नेट डेट आर ऑन मनीज, दोस्त ममालिक का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। हाँ, वो आपके रिजर्व्स को सहारा दे सकते हैं बट दे आर नॉट अवर रिजर्व्स एज सच। और दूसरी चीज ये है कि ये इतना, अब देखना इस किस्म की चीजें जब आप बताते हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए 16 बिलियन के, अब 16 बिलियन और एक स्टॉक एक्सचेंज को क्राइटेरियन मेन बना लेते हैं बड़े बड़े वज़रा जो है। जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज जरा मार्केट ऊपर चली जाए, फॉर एग्जांपल आ जाए, तो वो हर जगह ये चल रहा था कि जी कमाल, प्राइम मिनिस्टर भी उसकी बेसिस पे ही कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर गई। वो एक क्राइटेरियन है और बहुत रिलायबल क्राइटेरियन नहीं है, उसकी बेसिस पे ये कह देना कि मुल्क तरक्की कर गया। नहीं, उसमें भी देखें एक बाकी जगह पर, इवन इन इंडिया बट मोर सो इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल और यूके, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इट्स एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द इकोनॉमी। वो एक अच्छा इंडिकेटर होता है क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज होता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड प्लस सारे मेजर हुज हू ऑफ द वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज देयर। पाकिस्तान में जो मसला है जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज has never been an indicator or a parameter of the economy because 40 से 50 मेजर प्लेयर्स हैं, 40 से 50 बस। वो 40 से 50 के बेसिस पर आप कंट्री का कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता। वो आपस में खेल रहे होते, वो आपस में खेलते खेलते वो कमा रहे होते। अगर वो 40 से 50 अगर कल को फैसला कर लेना कि बिल्कुल गिरानी है तो गिर जाएगी मार्केट। ये नहीं है कि किसी के पास अगर 5,000 लोगों के पास इतना कंट्रोल होता है या 50,000 के पास, तो बहुत बड़ा एक फर्क होता है। दैट इज व्हाई वी नेवर काउंट। आज की बात नहीं, हमेशा से। जुबैर जो बिजनेसमैन है लार्जली, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मगर उनकी एक डिमांड्स हैं। FPCCI की ये इस हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, गौर एजाज जैसे लोग यही कह रहे हैं। एक वो कहते हैं कि यार ये आप पॉलिसी रेट जो 10.5% किया हुआ है, बजाय इसके कि बैंकों को प्रॉफिट दें, आप 4 ट्रिलियन के करीब बैंक ही ले जाते हैं, वो पैसा आप टैक्स रिलीफ में कोई जो है सैलरीड क्लास को और इंडस्ट्री को दें। ये 60% टैक्स के ऊपर इंडस्ट्री नहीं चलती। दूसरा वो कहते हैं कि एनर्जी का रेट जो है ये 35 रुपये पर यूनिट जो है विदाउट टैक्स जो है इसके ऊपर नहीं चल सकती, ये आपको इसका भी कुछ करना पड़ेगा। क्या चीज़ें हैं, बड़ी बुनियादी सी बात करते हैं, लॉजिकल बात है, गवर्नमेंट के आड़े आती हैं कि ये नहीं कर पाते। अच्छा, एक चूंकि आपने बिजली का पावर सेक्टर का जिक्र किया तो मैं एक ये आपकी ट्वीट पड़ी हुई मेरे सामने वैसे पड़ी हुई है ना, अभी आप उसमें नंबर्स देखें, होशनुमा जिसको कहते हैं, स्टैगरिंग 9.2 ट्रिलियन रुपीस की लाइबिलिटीज होगी। हु विल पे फॉर दैट? पाकिस्तान के अवाम पे करेंगे ना कभी ना कभी। टोटल जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें जो, अच्छा ये बाय द वे फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदाद-ओ-शुमार है, ये मेरे नहीं है, मैंने तो उनसे लेके कोट किया। 2.1 ट्रिलियन लास्ट ईयर वाज पम्प्ड इन टू कीप स्टेट एंटरप्राइजेस अफ्लोट। 2.1 ट्रिलियन, 21,000 अरब, 2.1 ट्रिलियन जो है 21,000 अरब है। मैं लोगों को, नाज़रीन को बता दूं, 21,000 अरब जो है। सवाल नहीं पूछेंगे। नेगेटिव इक्विटी फर्स्ट टाइम हुई है बाय द वे पावर सेक्टर की, 800 बिलियन रुपए की नेगेटिव इक्विटी हो गई है, यानी कि लायबिलिटी ज्यादा है आम लोगों के लिए और एसेट्स कम है। तो अब और उस एसेट्स का भी जो मयार होगा, उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही पुअर होगी। वो जबरदस्ती काउंट किए बिन एसेट्स। बट इन एनी केस क्वेश्चन ये है कि when will this, and this is despite over the last 4 years the amount of increases, price increases जो आपकी बिजली के रेट्स बढ़ाए गए हैं, कितने ज्यादा, कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ पहुंच गए हैं, उस सब के बावजूद
आपने फिर 1.2 या 1.4 ट्रिलियन रुपीस का जो था वो बिजली का सर्कुलर डेट जो था उसको बैंक से पे ऑफ, ये जो आप कह रहे थे ना बैंक सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, उन्हीं को आपने कहा 1.4 ट्रिलियन उनसे बोरो किए, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है 1.2 ट्रिलियन रुपीस। वो ओवर द नेक्स्ट 6 इयर्स पे ऑफ कैसे होंगे? मेरे और आपके और आम पाकिस्तानी के बिजली के बिलों में उसको डाल दिया गया, वहां से पे होंगे। अब हम बिजली के बिल पे करेंगे, वहां से जाएंगे बैंक्स को। क्या आप देख रहे ना सिस्टम क्या बनाया है? So banks are obviously making huge tons and tons of money. जो पाकिस्तान के जो टॉप जो वर्किंग कैपिटल निकाल लें तो वो 3-4 कंपनियों में से 3 बैंक ही आते हैं। मैं क्विकली चाहूँगा कि एक और आजकल बड़ा तरीकाकार बन गया है गवर्नमेंट का कि वज़रा आते हैं खुद ही नुक्स निकालते हैं कि जनाब ये भी खराबी है, ये भी खराबी है। ये ख्वाजा आसिफ साहब का अब लेटेस्ट जो आज का पार्लियामेंट में उन्होंने बयान है, ज़रा ये सुनवाइएगा प्रोड्यूसर साहब। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। भाई ये कौन रोक रहा है इनको लोकल बॉडीज का पंजाब में कम से कम करने का? क्या मतलब क्या है इसका? 3 सूबों में इनकी और अलाइज की हुकूमत है ना, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में। तो ये सवाल किस लिए उठा रहे थे? ढकोसला, द चॉइस ऑफ वर्ड देखिए, ढकोसला। तो जो 29 मेंबर थे जिन्होंने 18th अमेंडमेंट की थी, रजा रबानी उसको चेयर कर रहे थे, आपको याद है, और उसमें इसहाक डार साहब बहुत ज्यादा एक्टिव थे और उन्होंने बड़ा मेजर कंट्रीब्यूट किया, और भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे 29 मेंबर पे, सबको हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया था। अभी तो वो तो सबसे पहले उनसे उस ढकेसले अमेंडमेंट के बेसिस पर वापस ली जाए कि जिसकी वजह से ये सारा हुआ है। और देखें ये सारा जो है ये इनकी मर्जी से ये नहीं बोल रहे थे। आपको पता है कि ये ना मुस्लिम लीग की डिमांड है, पीपल्स पार्टी तो सख्त अपोज्ड है कि कोई चेंजेस। ये 28वीं तरमीम की तरफ जो है ना उसकी ग्राउंड बन रही है, वो 26वीं और 27वीं तरमीम जो है वो ढकोसला नहीं है, ये 18वीं तरमीम जिसका क्रेडिट ले रहे थे पिछले, वहाँ रजा रबानी ने कॉन्स्टिट्यूशन एली बना दी, वहाँ गली बना दी है, आईनी दस्तूर की गली बनी हुई है। सोचें। और आप वो, और बाय द वे मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि वो डेट वाज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वेरी पॉजिटिव। उसका लॉजिक क्या थी? मेरा ख्याल है ख्वाजा से भूल के 18th अमेंडमेंट वाज टू ओवरटर्न द 17th अमेंडमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड फोर्स्ड बाय मुशर्रफ। और वो जो JUIF जमात इस्लामी वगैरह ने MM में थी उस वक्त, उस असेंबली में कहलाती थी, उन्होंने और Q लीग ने और इन्होंने सब ने मिल के 17th अमेंडमेंट की थी। तो वो जो उसको ओवरटर्न करना था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म तकरीबन बन गया था पाकिस्तान का सिस्टम, उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म की तरफ लेके आना था, और भी चेंजेस हुई। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्रपोजिंग सम अमेंडमेंट्स आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। वो तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस के हालात के हिसाब से। बट ये जो एक नया शुरू हो गया ना कि आपने क्या किया, तो ये सेंटर से बोल रहे थे, फेडरल हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे, आप कितने एफिशिएंट हैं भाई। अभी मैंने बिजली का बताया कि आपने जैसे मैनेज किया है बिजली पावर सेक्टर को, आपकी एफिशिएंसी, आप रेलवे मेंशन फेडरल गवर्नमेंट चलाती रही है, क्या एफिशिएंसी थी? PIA चलाती रही है, क्या एफिशिएंसी थी? आप जो वो कहते हैं ना कि जी हमारे ऊपर बोझ बढ़ गया है, बोझ तो आपने खुद बढ़ाया है, अखराजात के 300% से ज्यादा आपने वो बढ़ा दिए टैक्सेस पिछले 10 साल में, 300% से ज्यादा। और पब्लिक डेट जो है वो 450% बढ़ा दिए। तो फायदा क्या हुआ? एक तरफ से कौम को हमारा टैक्स बढ़ा के 300% से ज्यादा, और 450%। भाई जब आप टैक्स बढ़ाते हैं तो उसका लॉजिक क्या होनी चाहिए? आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, यू कीप द एक्सपेंडिचर, कंटेन द एक्सपेंडिचर एज मच एज पॉसिबल, तो आपको कर्जा, आपका डेफिसिट कम होगा और आपको कम कर्जा लेना पड़ेगा। तो अवाम पर इतना लोड डालने के बावजूद आपने इतने कर्जे ले लिए कि जिसकी वजह से आपका डेफिसिट अब ऐसा है कि जिस पर आप कहते हैं इतना तो हमें सिर्फ कर्जों की मद में इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है, मार्कअप पे करना पड़ता है। सो आपकी एफिशिएंसी कहाँ है? फेडरल गवर्नमेंट की कहाँ से एफिशिएंसी है? इट इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ
provincial government and a federal government in terms of who has been a better user of the funds of the Pakistani people. तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये लतीफ़ा मैंने कहा बताया, रोज़ ही कोई ना कोई एक आधा वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब भी वो कल परसों खुद ही निशानदेही करते हैं कि ये भी गलत है वो भी गलत है। भाई आप गवर्नमेंट में आप इसका मसले का हल निकालें, कर दें, कौन रोकता है। दूसरा एक और लतीफ़ा ज़ुबैर, मैं जिस पे आपका व्यूज़ चाह रहा हूँ, वो पहले मैं समझा वाकई मजाक किया जा रहा है कि ये जो कहा गया कि जी कहा जा रहा है कि जी 18 साल जो वोटर की उम्र जो है उसको जो है ना 25 साल कर दी जाएगी। मैं शुरू में समझा ये ऐसे ही शोशा छोड़ा जा रहा है, मजाक हो रहा है। वो अब लग रहा है कि ये बड़ा संजीदा एक मसला है, वो वाकई इसके ऊपर सोच विचार हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे? पहले तो देखिए, अभी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी संडे को, तो उसमें मैंने अपनी स्पीच में ये इसका जिक्र किया था। तो मैंने ये कहा था, पहली बात तो ये ऑन अ सीरियस नोट, दिस वन पॉइंट एजेंडा, ये क्यों किया जा रहा है, ये क्यों सोचा जा रहा है? पीटीआई को कम से कम एज फार एज पॉसिबल बाहर रखने के लिए, बिकॉज यूथ जो है वो ज़ाहिर है पीटीआई की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। तो किस तरह से फॉर्मूला आपने नैरेटिव बनाने की कोशिश की उनके खिलाफ, उसको दहशतगर्द कह दिया, उसको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कह दिया, उसको जो भी आपने उसकी पार्टी के साथ जो भी करना था। अब फिर भी अवाम जो है, खासतौर पर जो यूथ है 18 से 25 साल की एज के दरमियान, वो ओवरवेलमिंगली इमरान खान के, तो ये किसी ने ब्रिलियंट आइडिया दिया अगर सर जी वो वोटर एज बढ़ा दे 25 साल। तो एक तो ये है कि मैंने कहा कि मसला ये होगा कि 25 साल भी कर देंगे, रिजल्ट जब आएंगे फॉर्म 45 के तो पीटीआई जीत रहा होगा, तो फिर क्या 40 साल करेंगे? आई मीन क्या मजाक है। एंड इन दिस, वो जिस तरह कायरा साहब ने कई इंटरव्यू में कहा कि जी 18 साल का तो बच्चा वो मैनिफेस्टो पढ़ के वोट देना होता है। भाई मैनिफेस्टो पढ़ के तो 40 साल का शख्स नहीं वोट डालता, 50 साल का नहीं डालता। वो जनरली एक तासुर लेता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि मैनिफेस्टो पढ़ के अपना फैसला करते हैं कि पीपल्स पार्टी को। मैनिफेस्टो कौन सा रियलिस्टिक होता है ज़ुबैर साहब? मैनिफेस्टो पढ़ भी लें और याद भी कर लें अगर ज़बानी, तो वो हो कब जाती हैं चीज़ें। तो ये तो वहाँ पे बातें अच्छी लगती हैं जहाँ पे किसी ज़ाब्ते कायदे के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये डेंजरस है बाय द वे मूव। और हमारा जो आपने रेजोल्यूशन देखा, वैसे सवाल ये भी आता है कि 25 फर्ज करें, चले कर लेते हैं 25 वाला, तो उसके बाद इनका ख्याल है कि ये जो मिडिल एज लोग हैं या ओल्ड एज लोग हैं वो इनको वोट दे देंगे। ये एथोनियन, वो एथेंस वाली डेमोक्रेसी प्लेटो के ज़माने की, कि बड़ी ही लिमिटेड 10-15% बचेंगे टोटल। एग्जैक्टली। अब देखे ना, ये बिल्कुल जैसे वो आपको याद है ज़ियाउल हक के ज़माने में या मुशर्रफ के ज़माने में बड़े बड़े आइडियाज़ आते थे बैठ के कि जी असल डेमोक्रेसी कैसे होती है, वो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बीए पास होना चाहिए। मुशर्रफ के ज़माने में आया था ना कि बीए पास होना चाहिए। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यूरोप में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया कि बीए पास होना चाहिए कैंडिडेट को, बिकॉज वो फ्लश आउट करने चाहते थे कि ज्यादातर जो नहीं, यही गवर्नमेंट कह रही है कि लाइसेंस जो है नौजवानों का वो प्रोविजनल 16 साल की उम्र में दिया जाए और इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं यूथ को। एक तरफ ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके ऊपर बहस चल रही है और दुनिया भर में लोग बहस करते हैं कि कम से कम उबर की तरफ माइल आते हैं। ये पता नहीं कहाँ से ये आइडियाज ले आते हैं। नहीं, बट आइडियाज नहीं होते, चॉइस कोई नहीं ना। हाउ टू कीप पीटीआई आउट, that is the title, and everything, every major decision, every major amendment like the 26th amendment, 27वीं amendment, हर पी का लॉज, हर चीज जो है फिर उसके गिर्द घूमती है कि हाउ टू कीप पीटीआई आउट, देयर इज नो अदर वे। सो ये जो सारा जो बनाया जाता है वो बनाया इसलिए जाता है कि किस तरह से हम आइंदा इंश्योर करें कि पीटीआई हुकूमत बनाने में कामयाब ना हो। बट ऑब्वियसली दिस विल नॉट वर्क। अगर ये 25 साल कर भी देंगे, लेट्स अज्यूम कर भी देंगे, और फिर एक इलेक्शन निकाल जाएंगे, एक और इलेक्शन निकाल जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ इसको, मेरे अल्फाज बेशक टेप रखे, ये जब सिस्टम जाएगा वो इम्प्लोजन से जाएगा। वो फिर 26वीं अमेंडमेंट भी गिर जाएगी, 27वीं भी गिरेगी, ये जो 28वीं आएगी वो भी गिरेगी। फिर पूरी कौम जो है लेजिस्लेटर्स बैठ के, जैसे 18वीं अमेंडमेंट
के थ्रू 10 महीने मेहनत करके पूरा एक नया अमेंडमेंट लेके आए थे, फिर वही करना पड़ेगा। सो फेडरेशन का सिर्फ ये काम रह गया है कि पहले जड़ें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल शेकअप हो जाता है, अर्थक्वेक की तरह नीचे कुछ बचता नहीं है। जुबैर, इसके अंदर एक क्वेश्चन ये आता है कि पहले जो ये तमाम जो जिस तरह 8वीं तरमीम आई या जिस तरह अब 17वीं का जिक्र कर रहे थे, ये मार्शलाओं में या मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में आती रही। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये 26वीं और 27वीं तरमीम जो है, जैसी कैसी भी फॉर्म 45 की गवर्नमेंट है, मगर एक जमहूरी निज़ाम के ज़रिए आई। इसको तो साफ करते करते जो है दाइयाँ लग जाएंगी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि कितना डेंजरस और एक्सप्लोसिव। और मैं ये भी बता दूं, ये मेरा नहीं ख्याल है जो आप कह रहे हैं कि धाइयां लग जाएगी। यही जो नून लीग के अभी एमएनएस बैठे ना असेंबली में, यही जो पीपीपी के बैठे हुए या एमकेएम के हैं, ये सारे हाथ उठा के वोट डालेंगे इसके अगेंस्ट, सारे। ये मैं आपको भी बता, लेकिन आज जनरल बाजवा के लिए एक्सटेंशन सबने दी थी ना, 330 मेंबर खड़े हुए थे और एक्सटेंशन दी थी। वो 330 मेंबर में से एक भी वो ओन करने के लिए तैयार नहीं, एक भी। ये वैसे आपको वाकई लगता है कि ऐसा जो है मुस्तकबिल करीब में होने का इम्कान है? मैं अच्छा, ये इस पर तो मेरा शुरू दिन से और आज भी जहाँ हम खड़े हैं, मेरा मौक़िफ़ एक ही है कि नो वन कैन प्रेडिक्ट कि ये कितने अरसे लास्ट करेगा सिस्टम। 6 महीने, 1 साल में भी, अनदर 2 years, 4 साल तो हो गए। आपको याद होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ऐसी माहौल क्रिएट हुआ था, ये अब गए 6 महीने, 1 साल एंड सो ऑन। बट व्हाटएवर, वो अभी तक सरवाइव कर रहे। जो भी व्हाटएवर इट टुक देम वाज रिक्वायर्ड, उन्होंने किया, ब्रूटैलिटी की, जो भी किया। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि ये अभी फिलहाल जाने वाले। हो सकता है चलने को ये साल चले, जिस तरह के पहले भी 11-11, 9-9 साल चलता रहा, और गिरने को ये पता ही नहीं चलेगा, एकदम से ही गिर जाएगा। आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और लेकिन उसमें प्रॉब्लम जो है ना, वो पाकिस्तान के अवाम क्या है, वो जब गिरेगा तो वो इम्प्लोजन से गिरेगा, बिकॉज नॉर्मल चेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इज नॉट डिफाइंड। सो ये जो सिस्टम है ना, तभी तो कहते हैं पीपी जितनी भी खराब परफॉर्मेंस कर ले, या आग लग गई, जो भी हो गया, लोग बच्चे मर रहे हैं गटर में गिर के, व्हाटएवर जो भी हो जाए, पीपीपी विल रिमेन पार्ट ऑफ द सिस्टम, बिकॉज सिस्टम को चल रहा है। बहरहाल उम्मीद ये की जाती है कि इम्प्लोजन से ना हो, क्योंकि जो मुल्क की मईशत की सियासी सूरत हाल है, खित्ते की और पूरी दुनिया की जो एक तब्दीली चल रही है, शायद ये हम अफोर्ड ना कर सकें। बस ये दुआई की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, हमारे लिए वक्त निकालने का। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। कुछ और मौज़ूआत हैं जिनको डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ नदीम अहमद साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, ज़रा बताइएगा कि जो इस वक्त ये ऑपरेशन है गुल प्लाजा में, जो आग बुझाए जाने का और रेस्क्यू का जो अमल है, ये कहाँ तक पहुँचा है, और इसकी अभी इस वक्त जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन, उसके बारे में आगाह करें। जी हाँ, बिल्कुल। अब तक 72 घंटे से ज़ायद तीन दिन का वक्त जो है वो गुजर चुका है, मगर अब तक के बदस्तूर अंदर से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 28 अफराद की लाशें जो है वो निकाल कर अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी हैं, जिसमें से 7 लाशों को शनाख्त करने के बाद उनके वर्सा के सुपुर्द कर दिया गया है। ताम 80 से ज़ायद अफराद अब भी बदस्तूर लापता बताए जाते हैं। अगर मेरे कैमरामैन साथी फरहान अगर आपको मेरे अकब में मनाजिर दिखाएं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गुल प्लाजा की इमारत का वो हिस्सा है जो कि फ्रंट साइड के ऊपर जो है वो डिमोलिश हो चुका है। आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। ताहम मज़ीद ये जो इमारत है वो एक जानिब टिल्ट हो चुकी है, एक जानिब झुक चुकी है, और रिम्पा प्लाजा के बास पिलर भी जो है वो इसकी वजह से जो है वो टेढ़े हो चुके हैं। ताहम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो एक डेंजरस स्ट्रक्चर कमेटी होती है, उसने जो है आपसे कुछ देर कबल इस मुतासरा गुल प्लाजा की इमारत का अंदरूनी मुआयना किया है, और इस हवाले से तयन किया गया है कि जो साथ में मुल्हिका रिम्पा प्लाजा की इमारत है,
इसमें जो है वो जैक दिए जाएंगे, जैकों की मदद से जो है वो बिल्डिंग को सपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद लापता अफराद की तलाश को मुमकिन बनाया जाएगा। अब तक के 3 रोज गुजर जाने के बावजूद रेस्क्यू वर्कर्स और फायर फाइटर्स मुतासरा इमारत के अंदर दाखिल होने में तो कामयाब हुए हैं, मगर जो लापता 80 अफराद अब भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं उनकी तलाश मुमकिन नहीं हो पा रही, क्योंकि अंदरूनी दुकानों के अंदर अब भी जो है वो आग बदस्तूर मौजूद है और उसकी हीट की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि रेस्क्यू वर्कर्स के लिए ज़्यादा टाइम बिल्डिंग के अंदर, यानी बिल्डिंग के अंदरूनी दुकानों की तलाशी लेने के लिए जो है वो उनके लिए अंदर टाइम सर्व करना मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो ये रेस्क्यू की सूरत हाल है। अब अगर इस सारे इंसिडेंट की तफ्तीश के हवाले से बात कर ली जाए तो एडिशनल IG कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान और कमिश्नर कराची हसन नकवी की सरबराही के अंदर जो है एक तहकीकाती कमेटी जो है गुज़िश्ता रोज़ तश्कील दी गई थी, ताहम आज जो है वो उस कमेटी के अंदर मज़ीद अरकान को भी नोटिफाई किया जाना था, ताहम आज जो है वो कमेटी का इजलास मुमकिन नहीं हो सका है अब तक के, चूँकि रेस्क्यू एक्टिविटीज़ जो है वो बदस्तूर जारी हैं और लापता 80 अफराद की तलाश का अमल जारी है। आप कह रहे हैं कि अभी मैं जो अखज़ कर रहा हूँ कि ये अभी और शायद 12-24 घंटे 48 घंटे लग सकते हैं ये तमाम जो मज़ीद लाशें रिकवर करने में, फिर शनाख्त करने में, फिर उनके DNA करवा के लुगाइविकीन को देने में, और ये फिगर शायद 100 से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाए अगर 80 लोग लापता हैं और 28 अभी तक जो है लाशें मिल चुकी हैं। जी हाँ आमिर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वाक़तन ये फिगर जो है अफसोसनाक तौर के ऊपर 100 से तजावुज़ कर जाएगा अगर ये इन 80 अफराद की लाशें और उनकी बाकियात जो है वो यहाँ से बरामद होने करने में जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो कामयाब हो जाते हैं। ताहम पुलिस हुक्काम की जानिब से ऐसे लापता अफराद का जो डेटा अब तक के चेक किया गया है तो 45 ऐसे लापता अफराद हैं जिनकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन जो है वो गुल प्लाजा की ट्रेस की गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खासी बड़ी तादाद में जो है वो जानी नुकसान अब भी इस हवाले से असर्टन किया जा चुका है, जिनकी लाशों को निकालना बाकी है और इस हवाले से रेस्क्यू एक्टिविटीज़ ताहाल अब भी 72 घंटे गुजर जाने के बावजूद ताहाल जारी हैं। जी उनके लवाकिन अभी भी वहाँ कोई प्लाजा के इर्द गिर्द हैं, हालांकि 72 घंटे बाद कम उम्मीद रहती है, मगर जिनके अजीज़ और कारब जो इसी हालत में होते हैं उनकी उम्मीद तो नहीं टूटती। वो भी कहीं ना कहीं हैं कुछ लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि शायद कुछ ज़िंदा लोग भी मिल जाएं। जी हाँ बिल्कुल, उम्मीद का दामन तो कोई भी हाथ से नहीं जाने देता और यही वजह है कि हम देखते हैं कि खासी बड़ी तादाद है लापता अफराद के बुरसा की, जो कि अब भी जो है वो बेसरो सामानी की कैफियत के अंदर जो है वो रोडों के ऊपर गुज़िश्ता 3 रोज़ से अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं कि उनके प्यारों के अगर ज़िंदा होने के कोई आसार हैं तो इस हवाले से इंतज़ामिया उन्हें आगाह कर सके, और अगर वो ज़िंदा नहीं हैं तो कम अज़ कम उनके जो लापता जो उनके प्यारे हैं उनकी लाशों का हसूल मुमकिन बनाया जा सके। तो इस हवाले से जो लापता अफराद के अहले खाना हैं वो यहाँ एक इंतहाई कर्बनाक कैफियत के अंदर जो है वो हमें दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम आपके हमारे लिए वहाँ पे ये जो है फ़राइज़ अंजाम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नदीम अहमद हमारे साथ कराची से मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे ये जो अफसोसनाक वाक़या है। आमिर साहब इसके ऊपर आज काफ़ी बात भी होती रही इसके ऊपर वाक़े के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे जो है मैं सुन रहा था पीपल्स पार्टी के अरकान का एक जो ऐसे मौक़ों पे ये चूँ चरानी की जाती है, ये तनकीद नहीं की जाती है कि ये कैलिफोर्निया की, न्यूजीलैंड की, लाहौर की मिसालें हैं। ऐसे मौक़ों पे सिर्फ लोगों के साथ हमदर्दी की जाती है, उनकी मदद की जाती है और उनके साथ खड़ा होता है और उनको जज्बाती जो है सपोर्ट दी जाती है। ऐसे ये जो है हुकूमत का ये रवैया, ये पहले भी पीपल्स पार्टी का एक रवैया रहा है कि वो लड़ने लग पड़ते हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही है, और देखिए जी लाहौर में भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मगर ये वाक़या जो है ये सोचने की बात है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि इसके अंदर
100 के करीब बता रहे हैं कि इम्कान हो सकता है कि ये कैजुअलिटी का फिगर, लाशों का स्केल फिगर बड़ा चला है जाए, बहुत ज़्यादा है। मगर लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों की व्यूज़ हैं, सुन के जो लवाकिन है वो दिल दहल जाता है। तो इसको बस फिलहाल लोगों के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखी जाती है। ये बाद में नमक नहीं बहस छिड़का करने के जाता। जी कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहा है, और ये सवाल हैं जिसके पीपल्स पार्टी बहरहाल पिछले 30-40 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। इनको ये जवाब तो देने हैं, जवाब किसी ना किसी को तो देने ही देने हैं। आमिर साहब, टाइम कुछ हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगी कि एक खबर जिस पर हम बात करना चाह रहे थे, रावलपिंडी ट्रैफिक वार्डन्स ने CTO के जो रोज़ाना जुर्माने के अहकामात हैं उनको चैलेंज कर दिया। ये क्या संजीदा वैसे बात कर रही थी, मगर ये एक मज़ा खेज़ है, मगर मैं से बगैर नहीं रह सकता कि अजीब सी खबर है कि जो रावलपिंडी में एक वार्डन साहब हैं, पहले तो वो ट्रैफिक वार्डन साहब को सलाम है जिन्होंने हौसला किया। उन्होंने जो CTO हैं ट्रैफिक के रावलपिंडी में, उनके ख़िलाफ़ जो है अदालत में वो चले गए हैं। वो कहते हैं कि जनाब CTO साहब, उन्होंने हमारे लिए ये हुक्म सादिर किया है कि कम से कम 15 मोटरसाइकिल सवारों को रोज़ 2000 रुपये जुर्माना करना है, चाहे कसूर हो या ना हो। हर एक वार्डन को जो है वो ये उनके लिए ये लाजिम कर दिया गया है कि वो, ये मैं नहीं कह रहा, कि वार्डन साहब अदालत में चले गए हैं कि जनाब ये देखें, ये गैर कानूनी जो है एक हमारे ऊपर जो ये हुक्म सादर किया गया है कि 2000 रुपये जुर्माना, एक तो जुर्माना बड़ा ज़्यादा है, और कम से कम 15 यानी कि 30-30, 40-40 भी लोगों को जुर्माना किया जा रहा है। और ये नहीं पूछना कि कसूर है या नहीं है, आपने एक टारगेट दे दिया गया है कि इतने पैसे इकट्ठे करने हैं। तो ये पुलिस जो है फिर बाद में ये गिला करते हैं कि जी वो लोगों का पुलिस के मुतालिक अच्छे व्यूज़ नहीं हैं। जब पुलिस इस तरह का करे, और जब पुलिस का वार्डन, पहले तो मैं दाद देता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ इस वार्डन को, बेचारे को सबक ना बना दिया जाए। उसने बड़ी दिलेरी से काम लिया है कि निशानदेही की है कि ये गैर कानूनी ऑर्डर है, और ये CTO साहब को जवाब देना चाहिए कि ये ज़ाहिर है एक वार्डन है, ज़िम्मेदार आदमी है, वर्दी वाला है, और वो अदालत में गया है, तो बजाय उसके सबक मारने का, मैं उम्मीद करता हूँ कि IG साहब इसका नोटिस लेंगे कि ये 2000 रुपये जुर्माना और 15 रोज के रोज। एक एंगल तो इससे सामने आ रहा है कि ऐसा वाकई हुआ है ना, तो ये जो टारगेट इस तरह से दिया जा रहा है, ये तो रेवेन्यू बेस्ड कोई सर्विस बना दी है, ये लॉ इन्फोर्समेंट तो नहीं लग रही कहीं से। नहीं, ये तो रेवेन्यू सर्विस ही बन गई है, और उसके अंदर बताया जा रहा है कि ये अक्सर जो है ना वार्डन्स को अदा पूरे न करने पर 1,22,000 रुपये जुर्माना हो चुका हुआ है, और काफ़ी लोगों को शो कॉज नोटिस मिल चुके हैं कि आपने ये टारगेट पूरा नहीं किया। 15 लोगों को कम से कम 2-2 हज़ार जुर्माना नहीं किया, और जो है गैर हाजिरी के ऊपर भी सख्त जो है वार्निंग दी गई है कि हम ये वार्डन बचते फिर रहे हैं कि हमारे से ये जुल्म ना करवाया जाए, सेल्स की जॉब हमसे ना कराई जाए। बहरहाल इसी पॉइंट पे प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।